नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सर। स्वागत है आपका ईगल कॉन्सेप्ट बाय आकाश सर में। आज हम पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस के मोस्ट रिपीटेड 25 पीवाईस क्यूज जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमें पूछ रहा है यहाँ पे, नीचे दिए गए दोनों कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ये दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन और पेपर के निर्माण में किया जाता है। कथन बी दिया हुआ है, यह एक दुर्लभ क्षार है और प्रकृति में उदासीन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए का जो है उसमें क्या दिया हुआ है, वो रहा कथन ये गलत है लेकिन बी सही है। तो यहाँ पे जो कथन ये था मेरा, वो क्या है, सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है उससे तो साबुन बनाया जाता है। हम लोग इसमें पढ़े थे, जब थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग तब। तो यहाँ पे ये जो हमारा क्या है, गलत है। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, कथन ए और कथन बी दोनों सही यहाँ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रकृति में उदासीन है। तो बताइए सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वो प्रकृति में क्या उदासीन होता है? अगर ये क्षारीय है तो क्षारीय होगा या नहीं? ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कथन ये और कथन बी दोनों गलत है। दोनों तो गलत नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो तीनों था ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, कथन ए सही है लेकिन बी गलत है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा दूसरा है, पूछ रहा है, एक वस्तु सरल रेखा में ऐसे वेग से गति कर रही है जो प्रारंभ में धनात्मक और शून्येतर है, लेकिन त्वरण असमान है और ऋणात्मक है, जिससे वेग अनंत ऋणात्मक हो जाता है। वेग जो है अंततः ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक अंतिम वेग क्या दर्शाता है? अंतिम जो वेग ऋणात्मक था वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, वस्तु अपनी प्रारंभिक दिशा के अपेक्षा पीछे की ओर गति कर रही है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, किसी बिंदु पर त्वरण धनात्मक हो गया। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, वस्तु स्थिर अवस्था में है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है, वस्तु का त्वरण स्थिर तुरंत स्थिर परंतु ऋणात्मक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, वस्तु अपनी प्रारंभिक दिशा के अपेक्षा पीछे की ओर गति कर रही है। पीछे की ओर जब गति जिधर वो जा रहे थे उसके पीछे और गति कर रही है, तभी तो हमारा जो वेग हुआ वो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, दर्शाता है, ऋणात्मक को दर्शाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 3 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, बहुकोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं के आकार और क्या लिखा है, आमाप में बहुत अधिक भिन्नता होती है, जिससे जिससे जीव क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में खराब प्रदर्शन करता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, कम कुशल हो जाता है और कोशिकाओं के बीच श्रम का कोई विभाजन नहीं होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, संक्रमण और मृत्यु के प्रति संवेदनशील हो जाता है। ऑप्शन डी में बोल रहा है, विभिन्न कोशिकाओं द्वारा विभिन्न कार्य करने पर अधिक कुशल हो जाता है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, विभिन्न कोशिकाओं द्वारा विभिन्न कार्य करने पर अधिक कुशल हो जाता है। हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना कि अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो अधिक हम लोग बनाने का जो प्रक्रिया होगा वो फास्ट हो जाएगा प्रैक्टिस के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 4 नंबर है, पूछ रहा है, प्रयोगशाला में एक विद्यार्थी एक पादप कोशिका के अधिकांश भाग को एक बड़ा पारदर्शी कोश देखता है। एक बड़ा पारदर्शी कोश देखता है। यह रिक्तिका अनिवोकल कोशिका के आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है 50 से 90%। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 20 से 30%। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 100% और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 5 से 15%। तो आपको याद होगा कि जो कोशिका होता है, पादप कोशिका, अगर उसको हम लोग देखते हैं तो उसका जो वोकल होता है, जो मतलब खाली जगह जो होता है उसमें 50 से लेकर 90% तक जो है वो कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहता है। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा, यानी 5 नंबर, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है और आवेश Q उनके बीच संचलन करता है,
तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या होगा? तो हम लोग जो है एक फ़ॉर्मूला पहले से भी हम लोग जानते हैं क्या? कि जो विभवांतर होता है वो क्या होता है? क्या होता है? वर्क डन बटा चार्ज। क्या होता है? वर्क डन बटा चार्ज होता है। अब यहाँ पे हमको पूछा वर्क, तो वर्क निकालेंगे तो क्या आएगा? वर्क बराबर V इंटू चार्ज यानी पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में है, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 6 नंबर है। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सी अवस्था है जिसके दौरान मनुष्यों में प्रजनन ऊतक परिपक्व होने लगते हैं? तो कौन सा अवस्था में जो है प्रजनन ऊतक जो है परिपक्व होने लगता है? ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए में दिया हुआ है ऋतुस्राव, ऑप्शन बी में दिया हुआ है यौवनारंभ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है निषेचन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बचपन। तो यहाँ पे आपको याद होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जब यौनारंभ होता है तो वो क्या होता है, मनुष्य में प्रजनन ऊतक जो होता है वो परिपक्व होने लगता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए अगला जो यहाँ पे हमारा जो सवाल दिया हुआ है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा द्रवों का गुणधर्म है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा द्रवों का गुणधर्म है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है निश्चित आकृति और निश्चित आयतन। सॉरी, यहाँ पे आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति चेंज हो जाता है द्रवों का, तो यहाँ पे ऑप्शन ये तो कट हो गया। ठीक है? और ऑप्शन बी में दिया हुआ है निश्चित आकृति, अनिश्चित आयतन, यहाँ तो और उल्टा कर दिया है, दोनों गलत हो गया यहाँ पे, यानी ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। निश्चित आकृति लेकिन अनिश्चित आयतन, ये भी गलत हो गया हमारा। हो गया कि नहीं? ऑप्शन डी में दिया हुआ है निश्चित अनिश्चित आकृति। अनिश्चित आकृति होता है क्योंकि द्रव को हम लोग जिस आकार के बर्तन में रखेंगे उस आकार का वो ले लेता है। लेकिन निश्चित आयतन, है ना? आयतन मतलब उसका जो वॉल्यूम है कितना उसमें डाला है वो तो समान रहता है। लेकिन जो हमारा आकृति है वो अनिश्चित रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कृषि में पोषक तत्व प्रबंधन पद्धतियाँ को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्लास्टिक अवशेषों को खेत में मिलाना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फसलों पर प्रदूषित जल उड़ेलना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मृदा अपरदन में वृद्धि करना और ऑप्शन डी में दिया हुआ है फसल उत्पादक और गुणवत्ता में सुधार करना। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? जो पोषक तत्व प्रबंधन पद्धतियां हैं उसको लागू करने का क्या प्रारंभिक उद्देश्य है? क्या? फसल उत्पाद और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। ठीक है? नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 9 नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के माने जाते हैं। ठीक है? जब कोई अधात्विक ऑक्साइड किसी प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाले लवण का पीएच मान क्या होता है? यह किस प्रकृति का होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्षारीय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अम्लीय, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उभयधर्मी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है उदासीन। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्या? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 10 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है न्यूट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में दिया हुआ ये परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ये नियत कक्षाओं में नाभिक के प्रति परिक्रमण करते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ ये परमाणु के रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से धनावेश होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? ये परमाणुओं के नाभिक में पाया जाता है। हम लोग पढ़े थे कि न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणुओं के नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 11 नंबर है और यहाँ पे पूछ रहा है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग सामान्यतः सिकुड़कर गिर जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बीजांड और अंडाशय, ऑप्शन सी में दिया हुआ है भ्रूण और बीज पात्र, ऑप्शन सी में दिया हुआ है दल, बाह्य दल, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र और ऑप्शन डी में दिया हुआ है जड़ें और पत्तियां। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? दल, बाह्य दल, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12 नंबर पूछ रहा है जब विभिन्न आकार के प्याज के बल्बों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो सभी में समान आयताकार संरचनाएं दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है प्याज में कोशिकाएं अलग-अलग होती है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है सभी सजीव कोशिकाओं से बने बने होते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है केवल बड़े प्याज में कोशिकाएं होती है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कॉर्क कोशिका सजीव होती है ना? कॉर्क कोशिकाएं सजीव होती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 13 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है जब कोई कंपायामान वस्तु पक्षगामी गति करती है कंपायमान वस्तु पक्षगामी गति करती है तो बनने वाले निम्न दाब क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है संपीड़न, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विरलन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है परावर्तन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? विरलन। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 14 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है बीजों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पवन परिक्षेपण में सहायक होता है? पवन परिक्षेपण में सहायक होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पंख जैसा या रोएदार क्या है ऊर्ध्वरथ। ऑप्शन बी में दिया हुआ है मोटा रेशेदार आवरण। ऑप्शन सी में दिया हुआ है बड़ा आकार और ऑप्शन डी में दिया हुआ है काटिला या हुक जैसा ऊर्ध ऊर्ध्वर। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? पंख जैसा या रेशेदार जैसा ऊर्ध 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 ऊर्ध्व लिखा हुआ है। थोड़ा इसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है जो 15 नंबर है ये बोल रहा है गतिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऑप्शन सी में दिया हुआ है यह गति की दिशा पर निर्भर करता है और ऑप्शन डी में दिया हुआ है यह गति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा गतिज ऊर्जा के लिए कौन सा सत्य नहीं है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल गलत जवाब है। क्या? कि यह गति की दिशा पर निर्भर करता है। गति की दिशा किधर भी हो, गतिज ऊर्जा तो होगी ना, तो ये गलत बोल रहा है, निर्भर तो उस पर करता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 16 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है जब कोई अम्ल किसी गैर कार्बोनेट कार्बोनेटीकृत क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले विशिष्ट उत्पाद क्या होते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले विशिष्ट उत्पाद क्या होते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है लवण और जल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है केवल लवण और ऑप्शन सी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऑप्शन डी में दिया हुआ है केवल जल। हम लोग याद होगा जब हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते थे तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते थे जिससे वो क्या बनता था लवण और जल बनता था। क्या बनता था? लवण और लवण एंड जल, है ना? यही बनता था ना? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर है, पूछ रहा है, धातुओं और अधातुओं के बीच आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के समुद्र के निर्माण द्वारा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है धनात्मक अवशेषित सॉरी धनात्मक आवेशित नाभिकों के बीच पारस्परिक आकर्षण द्वारा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है धातुओं परमाणुओं से अधातु परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के सन क्या लिखा है स्थानांतरण द्वारा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण द्वारा।
तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि ऑप्शन नंबर जो सी है, वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे धातुओं और अधातुओं के बारे में आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, ये समझाया। तो कैसे बनते हैं, क्यों? क्योंकि जो धातु परमाणुओं से अधातु परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के क्या लिखा है, स्थानांतरण द्वारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 18 नंबर है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अजैवनीय अजैवनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अजैवनीय निम्नकरणीय पदार्थ है मतलब अजैव है जिसमें जान नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सूती कपड़ा, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा जो यहाँ पे बना हुआ है वो अजैविक पदार्थ से बना हुआ है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्लास्टिक बैग, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सब्जी का छिलका और ऑप्शन डी में दिया हुआ है गाजर। तो यहाँ पे देखिए सूती जो बनता है और रेशम से वो भी पेड़ पौधा से आता है जीव, तो ये नहीं होगा। सब्जी तो सब्जी भी सजीव है, ये भी नहीं होगा। कागज की बात करें तो कागज की भी एक छाल से बनता है, वो भी सजीव से बनता है, तो ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग जो है वो अजैविकरण पदार्थ नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 19 नंबर है। ये पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बहुत सारे कथन, 4 कथन दिए हुए हैं, उसमें देखेंगे कौन सा कथन सही है। पहला दिया हुआ है अधिक द्रव्यमान वाले पिंड का जड़त्व कम होता है, नहीं, जड़त्व ज्यादा होता है अधिक द्रव्यमान वाले पिंड का। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है द्रव्यमान और जड़त्व असंबंधित है। द्रव्यमान और जड़त्व असंबंधित है, द्रव्यमान से तो जड़त्व संबंधित होता है, ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक हल्का पिंड गति में परिवर्तन का अधिक दृढ़ता से प्रतिरोध करता है। हल्का पिंड अधिक मतलब प्रतिरोध करता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में दिया हुआ है किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के साथ बढ़ता है। सही, बिल्कुल सही जवाब है ना? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा जो 20 नंबर है वो पूछ रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, ऑप्शन नंबर जो सी है क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, Al2O3। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ओम के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले समझ लो ओम बोला था क्या, कि जो करंट है वो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विभवांतर का, है ना? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहाँ होता है, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना? यानी क्या है, विभवांतर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद्युत धारा का। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखते हैं क्या दिया हुआ है। यह अर्धचालकों में विद्युत अपघटन, ये तो है नहीं, अर्धचालकों के बारे में बताया नहीं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है यह बताता है कि वोल्टेज के साथ प्रतिरोध घटता है। वोल्टेज के साथ प्रतिरोध घटता है, देखते हैं, ये भी तो हमको लगता है गलत है कि वोल्टेज के साथ, तो वोल्टेज के साथ प्रतिरोध घटता कहाँ है? अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये भी यहाँ पे जो हमला हटा के अगर लिखते हैं V बराबर IR, तो अगर मान लीजिए ये भी जब अगर बढ़ाते हैं तो मेरा ये भी तो बढ़ रहा है धीरे-धीरे, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी में दिया हुआ है यह केवल स्थिर तापमान पर धात्विक चालकों के लिए मायने है। हाँ, हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जब पढ़े थे यानी विद्युत धारा, तो उसमें क्या है, तापमान जो होता है वो कांस्टेंट होता था। जो टेम्परेचर होता था वो क्या होता था, कांस्टेंट होता था, है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है हमारा। ठीक है, डी देख लेते हैं क्या डी भी सही है। यह सभी तापमानों पर नहीं, सभी तापमानों पर नहीं, एक निश्चित तापमान होता है ना? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें तो 22 नंबर पूछ रहा है एक यौगिक में तत्व एक निश्चित अनुपात में आपस में किस प्रकार संयोजित करते हैं, है ना? ऑप्शन ए में दिया हुआ है भौतिक रूप से, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वाष्पन द्वारा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रासायनिक रूप से और ऑप्शन डी में दिया हुआ है निस निस्यंदन द्वारा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी रासायनिक रूप से। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा जो 23 नंबर है वो पूछ रहा है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अनंत में रखा जा रहा है, तो अनंत में रखता है तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो वस्तु है अगर अनंत में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनता है और बहुत छोटा बनता है। इसको हम जो है पिछले वीडियो में भी बताए थे ये कैसे बनता है। तो देखते हैं किसमें फोकस पे बन रहा है। तो क्या है, अत्यधिक छोटा, ये बात सही है। आभासी बनता है, ये भी बात सही है। सीधा और बिंदु आकार का, यानी ऑप्शन ये ही हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे बोल रहे बड़ा, बड़ा तो बनाता ही नहीं है। जो हमारा उत्तल दर्पण होता है वो बड़ा बनाता नहीं है, क्यों?
क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि उसका काम है, क्या काम करता है उत्तल दर्पण? वो क्या करता है, जो क्या प्रकाश का जो किरण होता है वो उसको क्या करता है, एक जगह लाके सिमेट देता है, माने यानी अभिसारी करता है। और जो अवतल होता है वो क्या करता है, अपसारी करता है। अपसारी मतलब फैलाना, अभिसारी मतलब झुकाना। तो बड़ा कहाँ से बनाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया इसी तरह से। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 24 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? मतलब विद्युत संकेत देता है तो कौन करता है, मतलब इमेज बनता कहाँ है? कहाँ बनता है? रेटिना पर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रेटिना पर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, वो क्या है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है? जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम लोग अच्छे बताइए, जो हम लोग पढ़े थे कि गुरुत्वाकर्षण जी का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, क्या पढ़े थे हम लोग? ऑप्शन ए में दिया हुआ है केजी पर न्यूटन। ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है न्यूटन मीटर पर केजी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है न्यूटन पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग पढ़े थे कि जो फोर्स है वो इक्वल होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यही हम लोग पढ़े थे कि नहीं? तो यहाँ पे हमको चाहिए जी। तो यहाँ पे अगर जी चाहिए तो जी निकालने के लिए क्या करना होगा? ये सब सारी चीज को उधर ले जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, जी इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। तो यहाँ पे बताइए फोर्स का जो एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन। और आर यानी रेडियस, यानी इसको किससे नापते हैं, मीटर। तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और एम द्रव्यमान को दर्शाता है, वस्तु के द्रव्यमान को m1 m2 दर्शाता है। तो दो ठो द्रव्यमान आया तो क्या हो गया, केजी स्क्वायर। समझ में आया कैसे आया था ये वाला सो? यानी यहाँ पे बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन थे उसको मैंने अभी समाप्त किया। अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानना हो तो पीछे भी वीडियो में हम बता चुके हैं और आगे भी वीडियो आएगा, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा-सा इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।